नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड के लिए लेके आया हूँ, जो कि साइंस के लिए मॉडल सेट नंबर 3 हुआ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन का समय आ चुका है। तो चलिए आप लोग हमारे से जुड़े रहिए और मैं आप लोग को अप्लाइड करता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। सबसे पहले इसके नियम आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग हमें वीडियो में बने हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोग का पहला, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स, उसका होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए आप लोग, उस उपकरण का नाम लिखिए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने का कार्य करता है। यानी कि देखिए इसका जो आंसर होगा सेल होगा। यानी जो टर्मिनल के बीच जो विभवांतर बनाए रखता है उसको बोलते हैं सेल। यानी कि इसका आंसर हो गया। तो विभवांतर कैसे मात्रा हो गया, वोल्ट। और उस उपकरण का नाम क्या है जो चालक के टर्मिनल के विभवांतर बनाए रखता है, वह इसका नाम हो गया सेल। या फिर आप लोग बैटरी लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ए मीटर का प्रयोग, ए मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है। देखिए ए मीटर है मापने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आ मीटर का जो उपयोग किया था वह विद्युत धारा को मापने के लिए किया था। विद्युत धारा, अगर क्वेश्चन आता है विद्युत धारा मापने के लिए किसका यूज किया था, तो आ मीटर, ये सर ए मीटर भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया था। देखिए किस प्रकार संयोजित किया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इसे जो संयोजित किया था वह श्रेणी क्रम है। यानी कि सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन में इसे सजाया जाता है। क्लियर है। अब मैं ये बताता हूँ, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है यानी आर एस इक्वल टू होता है फ्रेंड्स R1 प्लस R2 प्लस R2 R3। क्लियर है, इस टाइप से बनाते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है, सोल्डर क्या है, एक मिश्र धातु है। सोल्डर एक मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर बना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सोल्डर के लिए आप सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लिए, सोसाइटी। सोसाइटी यानी फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के बताता हूँ। सोस हो गया सोल्डर, सोल्डर जो होता है ना सोसाइटी यानी सीसा और टीन का होता है। यानी आप लोग लिख सकते हैं सोल्डर जो होता है सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु का बना होता है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास नहीं हूँ। और सोल्डर का जो प्रयोग करते हैं वो फ्यूज में करते हैं। कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। समजातीय, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ समजातीय श्रेणी होता क्या है। देखिए समजातीय श्रेणी को होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। देखिए समजातीय, यहाँ पे आगे आप लोग नाम से पकड़िए, समजातीय श्रेणी, श्रेणी यानी तो आप लोग पता ही होगा यानी सीरीज। देखिए सम का अर्थ होता है एक जैसा। अब जाति, जैसे कि देखिए मान लो कि इथेन का, मान लो कि मीथेन का ग्रुप लेते, ये मीथेन लिखा हूँ, उसके बाद लिखेंगे इथेन, फिर प्रोपेन। इस प्रकार मैं लिखता हूँ। यानी किसी कार्बनिक श्रृंखला के वे यौगिक जिनका जिनके दो कार्बनिक यौगिकों के बीच हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है फ्रेंड्स, CH2 का। और इसमें अनुभार का जो अंतर होता है 14U का अंतर होता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्लियर है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इसमें से कौन समजातीय श्रेणी है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे C2H6 है। अगर दोनों हम लोग डिफरेंस देखना चाहेंगे, अगर बाई चांस फ्रेंड्स हम लोग दोनों डिफरेंस करना चाहते हैं, देखिए C है 2 है C1 है, तो C2 में से C1 गया, C बचा। यहाँ H6 है H4 है, तो यहाँ पे कितना बचा, CH2 बचेगा। यानी डिफरेंस कितना है CH2 का। तो यहाँ पे CH4 जो कि मीथेन का सूत्र है और C2H6 जो कि इथेन का सूत्र है, ये आपका समजातीय श्रेणी है। क्लियर है। ऐसे में प्रक्रियात्मक समूह भी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों और पुरुष में फ्रेंड्स देखिएगा आप लोग, स्त्रियों और पुरुष में पाए जाने वाले गुणसूत्र का क्या नाम है। देखिए गुणसूत्र बारे बोले किसमें, स्त्री और पुरुष में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोग को स्त्री के बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसका नाम होता है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि इजी है ये, स्त्रियों में XX पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, XX। लेकिन यहाँ पे पुरुष का भी बात किया जा रहा, तो पुरुष में ध्यान रखेंगे XY पाया जाता है। क्लियर है। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए पुरुष में जो गुणसूत्र पाया था उसे बोलते हैं XY, और जो स्त्री में पाया था उसे बोलते हैं XX। क्लियर है। और XX को हम लोग अंडाणु कहते हैं, अंडाणु। ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अंडाणु। और XY को बोलते हैं शुक्राणु। और ये दोनों जब टूटते हैं तो उसे बोलते हैं युग्मनज।
इसे आप लोग ध्यान में कर सकते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण दे। देखिए पारितंत्र में अजैव घटक, सबसे पहले पारितंत्र हम लोग जानते हैं जैव घटक तथा अजैव घटक के सम्मिश्रण को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। अजैव घटक उस घटक को कहते हैं, देखिए अजैव घटक पहला होता है प्राकृतिक, यानी फ्रेंड्स अजैव घटक एक प्राकृतिक भी होते हैं, उसके साथ साथ कृत्रिम भी होते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ प्राकृतिक घटक होता क्या है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, अजैव घटक उस घटक को कहते हैं जो निर्जीव होता है, जो निर्जीव होता है। देखिए तो प्राकृतिक घटक में आप लोग मान सकते हैं वायु, क्या मान सकते हैं फ्रेंड्स, वायु, अल्ट्रावायलेट रे, या फिर सूर्य का ताप, मिट्टी या फिर मृदा जिसे कहते हैं, ये सब आप लोग प्राकृतिक घटक में ले सकते हैं। अब कृत्रिम की बात की जाए तो कृत्रिम में आप लोग बगीचा लिख सकते हैं, या आप लोग जो बनाते हैं या बाग बगीचा जो बनाते हैं उसे कृत्रिम में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल। पोषी स्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषी स्तर में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है। देखिए पोषी स्तर का कार्बनिक पदार्थों का कितना अगले स्तर पर पहुंचता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक नियम होता है पोषी स्तर में जिसे बोलते हैं ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का प्रवाह नियम। तो ऊर्जा का जो प्रवाह नियम है पोषी स्तर में, सबसे पहले लिंडमान, इसे याद रखेंगे आप लोग, लिंडमान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये कब दिया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसे आप लोग लिख सकते हैं 1942 में, 1942 में दिया था, जिन्होंने ये बोला था किसी भी ऊर्जा का जो संरचना होता है उसमें 10% ऊर्जा का यूज करते हैं, यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 10%, यानी 10% ऊर्जा का लाभ किया जाता है, अब बशर्ते 90% का हानि होता है, 90% का हानि होता है, ये रूल था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है आप लोग का, देखिए मैं बताना चाहता हूँ मैप के द्वारा ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका सूर्य है मान लीजिए, ठीक है, सूर्य से आप लोग को एनर्जी आता है। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आता है किस में आता है आप लोग जानते होंगे, प्लांट्स में, यानी पेड़ पौधे में। क्लियर है। अब प्लांट से मान लीजिए कि जाता है किसी जीव में, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए मछली में आता है, या फिर मछली नहीं मानते, यानी कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे बकरी मान लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बकरी से मान लीजिए कि मनुष्य में आता है, मनुष्य में आता है। अब मनुष्य से लास्ट टाइम ये फ्रेंड्स अपघटन होगा, क्या होगा, अपघटन। अपघटन में आपका जीवाणु आ जाएगा, कवक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 10,000 ऊर्जा है, 10,000 ऊर्जा, 10,000 जूल है ना, तो इसका 10% प्लांट पे होगा, यानी कि 10,000 का हम लोग 10% निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इसका बचेगा, देखिए इसमें 3 4 जीरो तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि 1,000 जूल बचेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर 10% हरास होकर बकरी में जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पर 100 जूल बचेगा। कितना फ्रेंड्स बचेगा, 100। अब मनुष्य में कितना बचेगा, 10% या 10 जूल, और लास्ट में अपघटन में 1 जूल। यानी कि देखिए लिंडमान का थ्योरम ये बोलता है कि हमेशा 10% ऊर्जा का यूज होता है और बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ये होता है लिंडमान का थ्योरम। क्लियर है। आप लोगों को मैं बताने का भी प्रयास किया हूँ। देखिए यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 1,000 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 10 हो गया, लास्ट टाइम फाइनली 1 आ गया। इस प्रकार से आप लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या था, देखिए कितना प्रतिशत अगले स्तर पे आता है, तो इसका फाइनल तौर पे आप लोग लिख सकते हैं कितना परसेंट, 10%। क्लियर है। अगर बोले कितना परसेंट का लाभ होता है तो भी लिख सकते हैं 10%। अगर हानि बोलता है तो 90%। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। अब देखिए मैं आप लोग को नोट करके ये बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप लोग को 7 नहीं, 7 में से केवल 5 का जवाब देना है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं फ्रेंड्स। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा, पहला नीचे दिखाए गए तार पी और क्यू है। देखिए तार क्या है, पी और क्यू है। पी और क्यू में किसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी फ्रेंड्स इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए प्रतिरोध का नियम ये बोलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऑल्सो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। यानी कि प्रतिरोध का नियम ये बोलता है अगर किसी का लेंथ बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बाई चांस अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये होता है। तो आप लोग देखिए क्या बोला, नीचे दिए गए 2 तारों में पी और क्यू में किसका प्रतिरोध अधिक और क्यों है। तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स किसका अधिक और क्यों है। तो देखिए ये लंबाई मान लीजिए कि पहला में चलता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे
ये पहला में चलते हैं, देखिए इसका लंबाई तो बढ़ा हुआ है मानते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए इसका लंबाई के साथ के कारण इसका लेंथ तो बढ़ गया, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ गया। यानी इसका देखिए सिंपल वे में आप लोग याद रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले देखिए इसका लंबाई भी बढ़ रहा है, देखिए लंबाई बढ़ रहा और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या छोटा है, तो दोनों के कारण इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। यानी देखिए सबसे पहले इसका लंबाई ज़्यादा है इसके तुलना में, और उसके साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया भी छोटा है, इस वजह से इसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। यानी फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक होता है टेस्ला, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, टेस्ला। फिर से मैं बताता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है टेस्ला। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों। देखिए सिंपल वे में आप लोगों को मैं एक ही कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए ये कोई चुंबक है, एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं पहले से, देखिए इसमें दो पोल होता है, एक एन होता है एक साउथ होता है। क्लियर है। फिर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। तो आप लोग ये बताइए चुंबक का नियम क्या बोलता है, अगर दोनों एक जैसा रहेगा, यानी साउथ साउथ अगर एक जैसा रहेगा तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, ये रिपेल करेगा। क्या, यानी कि क्या, देखिए दोनों का अगर ध्रुव एक जैसा रहेगा डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। क्लियर है। वही बाई चांस अगर मैं इसे स्किप करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो एन था और अगले में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एस। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एस। नॉर्थ साउथ हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ नॉर्थ साउथ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक चुंबक ये लिया हूँ, एक चुंबक ये लिया हूँ। क्लियर है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि फ्रेंड्स मैं नॉर्थ पोल लिया हूँ और इसमें साउथ लिया हूँ, फिर यहाँ पे नॉर्थ लिया हूँ, यहाँ पे साउथ लिया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो एक दूसरे का जब उल्टा होता है ना, तो ये अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, यानी आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। बोला जब किसी चुंबकीय सुई को धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित क्यों होती है। इसलिए विक्षेपित होता है क्योंकि ध्रुव जो होता है अगर सेम पोल रहता है, यानी फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर सेम पोल रहेगा तो वो रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। और डिफरेंट पोल रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया था। सबसे पहले देखिए प्लेटिनम सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया था क्योंकि इसका गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, इसका आंसर आप यही लिखेंगे। बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, सो इट्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। नेक्स्ट, अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए सोना चांदी और ये सभी का सबसे कम प्रतिरोधकता हो। अगर क्वेश्चन आता है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम लिखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सोना चांदी या फिर प्लेटिनम। क्लियर है। अब जो सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नोबल धातु, यानी फ्रेंड्स इसे हम लोग नोबल धातु भी कह सकते हैं। क्लियर है। एक्स्ट्रा में बता दिया हूँ। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए, सॉरी क्वेश्चन, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो सबसे अधिक कठोर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए मैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कठोर बोला ना, तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम होता है वह हीरा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हीरा। और हीरा अगर क्वेश्चन आता है किसका प्रूफ है, तो यह कार्बन का प्रूफ है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित संरचना का निम्नलिखित यौगिक का संरचना बनाए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग सीखेंगे ज़रूर। पहला बोल रहा मेथेनॉल, देखिएगा पहला फ्रेंड्स बोल रहा मेथेनॉल। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बताता हूँ इसे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। मेथेनॉल सबसे पहले संरचना बनाना है। तो देखिए मेथेनॉल, तो इसमें देखिए मैं टोल के बता रहा हूँ इसे, ताकि समझ आए। सबसे पहले इसका सफिक्स पढ़ेंगे, क्या है, नॉल है। क्या फ्रेंड्स, नॉल। नॉल समझ में आ रहा हो कहाँ से लेते हैं हम लोग, क्योंकि पिछले क्लास में मैं बताने का पूरा प्रयास किया था। देखिए
इसमें नॉल लिया हूँ। और आप लोग को मैं बताया था नॉल जब भी रहता है, देखिए नॉल जब भी रहेगा, इंग्लिश में बताता हूँ, देखिए नॉल है ना, तो नॉल जब भी रहता है तो वह अल्कोहल में आता है। क्या में आता है? अल्कोहल में। अब देखिए इसके लिए सूत्र यूज करते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ CnH2n+1। ठीक है, अब अल्कोहल का सूत्र होता है OH, तो मैं OH ले दिया हूँ। क्लियर है? अब देखिए मीथ का रोल नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? 1 होता है, यानी मीथ में कार्बन की संख्या 1 होता है, तो एन के पे 1 पुट करूंगा। अब H देखिए 2 1 जा 2 1 3 CH3OH आ गया। इस फार्मूला को अगर आप लोग नहीं समझ में आता फिर से समझिए। देखिए फ्रेंड्स मीथ का रोल नंबर होता है 1, तो एन के पे 1 पुट किया होता है, C1 हो गया, H 2 1 जा 2 और 1 3 कितना? CH3OH। ये फार्मूला समझ में आ गया हो कहाँ से लाया? यानी कि देखिए मेथनॉल का जो सूत्र आया है आप लोग के सामने, मैं लाया ने प्रयास किया होता CH3OH। अब देखिए इसका यौगिक बनाता हूँ संरचना, देखिए अलग मार्कर का यूज करता हूँ। सी का संख्या 1 है। अब देखिए सी हमेशा अपने साथ 4 बॉन्ड को रखता है, तो ये OH को एक साथ पहले रख दूंगा। क्लियर है? अब देखिए तीनों के जगह पे हाइड्रोजन को पुट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया इसे बोलूंगा हम लोग, इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसे हम लोग बोलेंगे मेथेनॉल, यानी ये आपका मेथेनॉल का संरचना सूत्र है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड, तो फॉर्मल एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है मैं तरीका से बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए फार्मूला यूज वही करेंगे। देखिए CnH2n+1, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें एक C ऑलरेडी पहले से है, तो फॉर्मल एल्डिहाइड का जब सूत्र आता है तो एन के पे 0 लेंगे, तो इसका सूत्र आएगा HCHO। क्या आएगा फ्रेंड्स? HCHO। अब देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले देखिए पूरा मिटाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बताने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा। यानी सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया हो किस टाइप से मैं लाया हूँ। क्या होता है सूत्र? देखिए HCHO ये सूत्र होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सबसे पहले C लिख दूंगा, जहाँ पे O है उसके लिए डबल बॉन्ड दूंगा। क्लियर है? देखिए मैं लिख रहा हूँ, हाँ देखिएगा फ्रेंड्स लिखने में प्रॉब्लम हो रहा। देखिए C लिख दिया हूँ, इसके लिए जहाँ ऑक्सीजन वहाँ पे डबल बॉन्ड किया हूँ। अब देखिए H है तो एक H को अलग साइड कर दिए, ये H को अलग कर दिए, तो ये जो आप लोगों का संरचना सूत्र आया, ये जो आया आपको, इसी को बोलूँगा मैं फॉर्मल एल्डिहाइड। क्लियर है? सूत्र क्या होता है? HCHO। इसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनल। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है मैं लिख देता हूँ CH3C। देखिए मैं लिख देता हूँ CH3COOH होता है, यानी कि ये होता है। अब मैं इसका बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखिए सूत्र लिख देता हूँ फिर से, CH3 होता है फ्रेंड्स, COOH होता है। अब देखिए मैं संरचना बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए C का संख्या 2 था, 2 कर दिया हूँ। एक ऑक्सीजन के लिए हमेशा डबल बॉन्ड रखा है, इसके लिए OH कर दूंगा। अभी अपने साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन रखते हैं, तो देखिए एक आ गया, 2 3 और एक ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो किस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों का समाप्त कर दें। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सभी पोषी स्तर के जीवों का समाप्त कर दें। अगर पोषी स्तर, देखिए सबसे पहले पोषी स्तर क्या होता है? किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को हम लोग बोलते हैं पोषी स्तर। एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं घास लिया हूँ, घास को कौन खाता है? बकरी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बकरी को कौन खाता है? शेर। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे खुद बताइए हमें, अगर मान लीजिए घास, आप लोग खुद बताइए फ्रेंड्स, अगर मैं घास को काट देता हूँ, घास को अगर हटा देता हूँ, तो क्या बकरी जीवित रह पाएगा? नहीं। बकरी अगर नहीं जीवित रह पाएगा तो क्या शेर जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि सभी एक दूसरे पे जीवन आश्रित है। यानी सभी जीव जो होता है एक दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। अब बिना भोजन का जीवन संभव नहीं है। अगर वही आंसर हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये होगा, अगर पोषी स्तर के सभी जीवों का समाप्त कर दें तो क्या होगा? अगर पोषी स्तर के सभी जीवों का समाप्त कर दें तो पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा, पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। क्लियर है? यानी किसी के बीच कॉम्बिनेशन यानी कि संतुलन का अभाव हो जाएगा। क्लियर है? ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आप कचरा प्रबंधन समस्या को कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? तो ये आपका प्रेजेंट माइंड के अकॉर्डिंग लिखना है। आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? दो देखिए, सबसे पहले प्रकृति के लिए रहेगा तो 3R लिखते हैं। 3R का अर्थ होता है, देखिए एक होता है कम उपयोग, मैं लिख देता हूँ, आप बहुत यूजफुल है ये। एक लिख सकते हैं कम उपयोग, एक होता है पुनः उपयोग, एक होता है पुनः चक्रण, ये होता है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। नेक्स्ट, एकल जीव द्वारा उपर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? सबसे पहले उपर्जित लक्षण क्या होता है? देखिए उपर्जित लक्षण होते क्या है, देखिए आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ।
देखिए, उपजित लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो इंसान अपने वातावरण या वायुमंडल से प्राप्त करते हैं किसी लक्षण को, उसे बोलते हैं उपजित लक्षण। तो ये उपजित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। क्लियर है? इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया था एक चूहा का। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए इसके लिए एक चूहा का प्रयोग किया गया था। मेंडल ने समझाने के लिए एक चूहा का प्रयोग किया था। तो उन्होंने चूहा के 21 बार, यानी जैसे चूहा जन्म लेता था तो उसके पूंछ को काट दिया जाता था, यानी पूंछ को काट दिया जाता था। फिर नया जब चूहा जन्म लेता था तो अगला देखता था कि उसका फिर चूहा में पूछ आ गया, फिर उसका पूछ को काट दिया, फिर देखता था जब निषेचन करता था तो फिर एक चूहा में पूछा जाता था। इस प्रकार उन्होंने 21 यानी कुल 21 चूहों पर यह नियम प्रयोग किया, यानी कुल 21 चूहा के पूछ को काटा। लेकिन हमेशा हर चूहा के, यानी नए जब चूहा का जन्म होता था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता था ना, पूछ आ जाते थे। तो इसी के वजह से ये बोला ना, वंशानुगत लक्षण उपजित लक्षण के नहीं होते हैं। क्लियर है? क्योंकि प्राकृतिक द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आ चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए 5 नंबर का ये। तो देखिए, ओम का नियम लिखिए, इसका सत्यापन करें। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे खुद लिख सकते हैं, ठीक है? मैं केवल बता देता हूँ कुछ नियम इसके बारे में। ओम का नियम क्या बोलते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ में आया फ्रेंड्स? और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं V बराबर I है। इसका कहने का अर्थ ये हो ना, अगर किसी भी ताप का या फिर विद्युत धारावाही तार का अगर विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा। इस प्रकार होता है। क्लियर है? इसका सत्यापन जब करेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, 4 प्रतिरोध 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 6 ओम को कैसे जोड़ा जा सके कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर बात करें फ्रेंड्स अधिकतम की, देखिए अगर क्वेश्चन में अधिकतम की बात किया रहा, जब भी अगर अधिकतम की बात किया जाएगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा, केवल एक चीज़ कीजिएगा, इसे श्रेणी यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, यानी कि श्रेणी क्रम। तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम का आप लोगों को मैं फार्मूला पहले बता चुका वीडियो में। आर एस का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं R1 का फार्मूला वैल्यू कितना है? 4 है। R2 का वैल्यू 8 है। R3 का वैल्यू कितना? 12 है। यहाँ पे R4 भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यानी R4 कर दीजिए यहाँ पे। तो सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 4 8 12 12 कितना? 24 है। कितना आ गया? 30, यानी कि 30 ओम आ गया। तो इसका अधिकतम ओम कितना हो गया? 30 ओम। कैसे किए? सबको जोड़ दिया हूँ, ठीक है? 12, ठीक है? अब देखिए कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो, ध्यान से सुनेंगे। न्यूनतम अगर बोले तो 500 क्रम लेंगे, जिसका फार्मूला होता है 1/R1। लिख देता हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है, यानी कि सभी का ऐड ऑफ फ्रैक्शन कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी किसी को ना हो। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6 का लिया हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम अगर लेता हूँ तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ऐड कीजिए, 6 3 9 2 11 4 15, यानी कि फ्रेंड्स 15/24 आ रहा। अब इसे काट छाट के आप लोग उलट सकते हैं, यानी कि 5 बार में आ रहा है, ये 8 बार में। अब इसका जो आरपी निकालेंगे, जब भी आरपी निकालेंगे तो इसको उलट देंगे, यानी 8 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे, इतना ओम कर दीजिए, ठीक है? उलट देंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अधिकतम और न्यूनतम ओम की प्रतिगणना करें। तो अधिकतम में बता दिया हूँ, न्यूनतम भी बता दिया हूँ, ठीक है? अधिकतम निकालने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी सबको सीरीज में जोड़कर करना है, और न्यूनतम के लिए 500 क्रम। क्लियर है? नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग मिसेल क्या है। तो मिसेल क्या है आप लोग खुद इसके बारे में लिखना है। क्लियर है? मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, यानी इसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या लिख रहा है। वंशानुगत लक्षण, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ वंशानुगत लक्षण होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले इसमें एक ही कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे, एक होता है वंशानुगत लक्षण, एक होते हैं विविधता लक्षण। देखिए वंशानुगत, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है? तो ये वे लक्षण जो माता पिता से लक्षणों का, देखिए माता पिता से लक्षणों का संतानों में जाना वंशानुगत लक्षण कहलाता है। क्लियर है? तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? तो लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी स्वतंत्र अवस्था वंशानुगत होते हैं? तो इसे आप लोग स्टडी कर लेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा यूज किया था, ठीक है? और उन्होंने कुल 7 लक्षण के बारे में ट्राई किए थे, जिसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कुल 7 मटर के पौधे का यूज किया था। किस पौधे का? मटर के। इसके साथ साथ
मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी लक्षण देखे। कितना जोड़ी देखे? 7 जोड़ी लक्षण देखे। 7 जोड़ी में आप लोग लिख सकते हैं। उन्होंने पौधों की लंबाई देखी, पौधों फली का रंग देखा, फलों की आकृति देखा, बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प की रंग, पुष्प की स्थिति, ये सभी के बीज को देखा। इस प्रकार उन्होंने लक्षण को वंशानुगत बताया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट, जैव अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? देखिए, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, देखिए निम्नीकरण यानी होता है जटिल से सरल रूप में टूटना। जटिल से सरल रूप में टूटना, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन जो होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, ये जटिल रूप में है। अब जैसे पेट में हम लोग को जाता है तो वह ग्लूकोज के रूप में बन जाता है, तो ये होता है सरल, ये होता है जटिल। क्लियर है? तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता क्या ना, देखिए वे पदार्थ जो अजैव है सागर, ठीक है, वे पदार्थ जिसका जो अपघटन होता है वह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उसे बोलते हैं अजैव अपघटन, अजैव निम्नीकरण। अर्थात फ्रेंड्स, इसका अपघटन पूरे पर्यावरण में नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधा बोला, जैसे प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक का अपघटन होता है? नहीं। शीशा का होता है? नहीं। टीना का होता है? नहीं। ठीक है, कपड़ा का होता है? नहीं। तो जिसका प्राकृतिक में अपघटन यानी छोटे छोटे रूपों में नहीं टूटता है, उसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। क्लियर है? नेक्स्ट, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं क्योंकि यह जल में अपघटित नहीं होते हैं पृथ्वी पर। समझ में आया? लास्ट, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? समस्या तो बहुत है। तो पहला, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रदूषित करते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण हम लोग बीमारी से बीमार होते जा रहे हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषित करते हैं जिसके कारण तरह तरह के बीमारी फैलते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ संसाधनों में अभाव होता है। तो इस प्रकार आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पर पूरे क्लास 10th का मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस का जितना टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 सभी का सेट डाल चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। बस स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट में पूरा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। बाय, मिस्टर सागर कुमार।